हम आ गए हैं अपने डे 18 में फेमिनिस्ट क्रिटिक्स पे और पेपर 1 की आज नई यूनिट हमने स्टार्ट किया है हायर एजुकेशन। इन केस यू हैव मिस्ड आउट यू हैव टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि आज नई यूनिट स्टार्ट हुई है। तो पेपर 1 को हल्के में मत लेना, मेक इट योर सुपर पावर। ठीक है, पेपर 2 में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे जो भी हमने फेमिनिज्म अपना डे 17 में पढ़ा है, सारे जितने भी फेमिनिस्ट कैसे आया, कैसे उभरा, अलग अलग क्रिटिक्स क्या क्या कहना था, वो सारी चीज़ें जानने के साथ साथ अब आज हम जानेंगे कि क्या हम उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे, है ना। डे 18 में हम सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम में फीमेल क्रिटिक्स आती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्वेश्चन हमेशा आता है और हम आपको हाई आरओआई टॉपिक ही बता रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने आपको 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म बताए थे। अब जिसको फेमिनिज्म का ABCD भी नहीं मालूम है तो आई एम सॉरी, दिस लेक्चर इज़ नॉट फॉर यू। और मेरा बहुत क्लियर रहता है कि मैं स्टार्टिंग के ही 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि आप सही जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। तो अगर आप फेमिनिज्म का पिछला लेक्चर, जो पिछला शायद आधे घंटे में ही मैंने कवर अप कर दिया है आपका पूरा फेमिनिज्म, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई एम सॉरी, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। और जिनका फेमिनिज्म पढ़ा हुआ है, जो जान रहे हैं कि वर्जीनिया वुल्फ कौन है या फिर वोलेंसक्राफ्ट कौन है ना, इन सबको 3 वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, इन सबको अगर जान रहे हैं तो ठीक है, आप यहाँ ठहर सकते हैं। आप अगर यहाँ ठहरेंगे तो उससे आगे की चीज़ें जानेंगे और जो आपको बहुत फ़ायदा करने वाली हैं। जैसे कि 50 डे मास्टर सीरीज़ में हमारा जो भी डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको PYQs, आपको रिवीजन, आपको मल्टीपल साइकिल ऑफ रिवीजन्स के साथ साथ सारी थ्योरी भी डीप डाइव करा जा रही है। तो इन केस यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज़, यू आर लूजिंग अ मेजर पोर्शन। ठीक है, यू हैव टू कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज़। अगर हम बात करें कि बहुत जो मेजर डिस्टिंक्शन आपको जानने की ज़रूरत है वो ये जानने की ज़रूरत है कि फेमिनिस्ट क्रिटिक क्या होता है। फेमिनिस्ट क्रिटिक की अगर मैं बात करूँ तो वुमेन एज रीडर्स ऑफ टेक्स्ट रिटन बाय मेन। जो टेक्स्ट मैन लिख चुके हैं उनको वुमेन पढ़ रही हैं अपनी नज़र से। लुक एट हाउ मैन हैव रिप्रेजेंटेड वुमेन, स्टीरियोटाइप्स, मिसरिप्रेजेंटेशन, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी इन द लिटरेरी कैनन। अब देखो, कोई चीज़ किसी आदमी ने लिख दी, अब उसको वो वुमेन पढ़ रही हैं, उनको उसको एनालाइज कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे उन्होंने स्टीरियोटाइप इंक्लूड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, वुमेन का एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया है ना, एज अ सेकंड जेंडर दिखाया है, ऐसे करके उनको कहाँ कहाँ दबाया गया है। वो सारी चीज़ें जो निकाल के वो अपना पर्सपेक्टिव ला रही हैं, दैट इज़ द फेमिनिस्ट क्रिटिक। आ गया समझ में। गाइनो क्रिटिसिज्म क्या है, वुमेन इज राइटर्स। ये 2 डिस्टिंक्शन, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि जहाँ वुमेन रीडर्स की तरह हैं वहाँ पे वो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, जहाँ पे वो राइटर की तरह हैं वहाँ वो गाइनो क्रिटिसिज्म हो रहा है। स्टडीज़ वुमेन्स ओन लिटरेरी ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड थीम्स कॉइंड बाय इलेन शोवाल्टर इन 1977, शोवाल्टर्स ओन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ये 2 टर्म्स ऐसे हैं जो आपको भले ही अभी तक आपको लग रहा हो कि अरे मुझे तो मालूम है, बट इतना डीपली अगर आपको मालूम थे तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अगर नहीं मालूम थे तो आपको विद पेशेंस मेरे साथ ये सारी चीज़ें पढ़ते जाना है, क्योंकि ऐसे ही जो आपके ट्रैप्स होते हैं, है ना, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा सारा कंटेंट PYQ फोकस्ड ही है कि आपको वही चीज़ें हम पढ़ाएं, वैसे ही कीवर्ड्स आपको दिखाएं जो आपको डायरेक्ट PYQs में देखने को मिलेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हम आपको फालतू थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। मेन चीज़ें जितनी भी हाई ROI टॉपिक्स हैं, जितनी आपकी ज़रूरत की स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम आपको मेजर पोर्शन कवर अप करा रहे हैं। और यही उद्देश्य है हमारा कि द डोज यूनिट स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली, कि लंबी लंबी गाथा पढ़ने बैठ गए और मेन मतलब पता ही नहीं है कि चीज़ें आ कहाँ से रही। तो जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा एनालाइज करके, बहुत ज़्यादा सोच विचार के डिज़ाइन करके आपको दिया जा रहा है, तो इसको अप्रिशिएट आपको करना है। अप्रिशिएट आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। अगेन आई एम प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ 240 स्टूडेंट्स। मैं ये आपको हर वीडियो में बताती हूँ इसलिए क्योंकि जो बच्चे नए उनको पता लग जाए कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों काम आ सकता है। उन 240 बच्चों
जो सीरियस एस्पिरेंट्स मेरे को लगेंगे उनको मैं स्पेशली कुछ गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स इन द सेंस ऑफ कि कुछ ऐसे कंटेंट है, ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। मतलब वो आई गारंटी कि वो उन चीज़ों को देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ वाह यही तो चाहिए था, ऐसे ही इसी तरह से तो मुझे चीज़ें मिल जाएं तो मेरे को फ़ायदा हो जाए, समझ। और कोई पैसा नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, सारी चीज़ें फ्री हैं। जैसे फाउंडेशन सीरीज़, मास्टर सीरीज़ और पेपर 1 पेपर 2 हमने फ्री चलाई है, वैसे ही आपको वो सारी चीज़ें भी फ्री ही मिलेंगी। बट यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बी कंसिस्टेंट इन द प्रोसेस। ठीक, डे 18 पे हैं और हम पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कर चुके हैं और साथ में हम लिटरेरी थ्योरी के भी एंड पे आ गए हैं, है ना। तो हम सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली डिज़ाइन है, आपको बस क्या करना है, साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कंसिस्टेंट रहना है। फेमिनिस्ट क्रिटिक और गाइनो क्रिटिसिज्म दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक जगह वुमेन एज रीडर्स हैं, एक जगह वुमेन एज राइटर्स हैं, आ गया समझ में। एग्ज़ाम ट्रैप ही यही है कि गाइनो क्रिटिसिज्म जो है वो वुमेन एज राइटर्स हैं ना कि रीडर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो बच्चों का गलत होता है। अब आज हम कौन कौन से क्रिटिक्स पढ़ने वाले हैं इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारी जो प्रोटो फर्स्ट वेव है उसमें हम वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ने वाले हैं 1929, जहाँ पे उनका कहना था कि वुमेन नीड अ रूम एंड मनी टू राइट, द एंजल इन द हाउस मस्ट बी किल्ड, और एंड्रोजेनस माइंड फॉर ग्रेट राइटिंग। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ मत। लेकिन हम बस आपको एक बार एट अ ग्लांस दे रहे हैं कि देखो हम ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वेव में हम वर्जीनिया वुल्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ फेमिनिस्ट राइटर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंशियलिस्ट साइमन डी बीवर, जिनका ये कोट बहुत आता है कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन, जहाँ पे वुमेन को एज अ अदर जेंडर इज़ सोशल नॉट बायोलॉजिकल, वो वाली चीज़ बताइए। जेंडर और सेक्स में भी अंतर, वो सारी चीज़ें। सेकेंड वेव में हम मिलेट शोवाल्टर, गिलबर्ट एंड कुपर को पढ़ेंगे, जहाँ पे सेक्सुअल पॉलिटिक्स, गाइनो क्रिटिसिज्म, एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब अभी आपको ये समझना है कि जो मेजर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है वर्जीनिया वुल्फ, साइमन डी वीवर, मिलेट शोवाल्टर, गिलबर्ट एंड कुपर, सिकस, क्रिस्टेवा, इरिग्रे, और थर्ड वेव की बटलर, बेल हुक्स और स्पिवाक। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये बेल हुक्स को हमने लोअर केस में क्यों लिखा है तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ कल मैंने आपको बार बार हाईलाइट करके बताया है कि बेल हुक्स किस लेवल का, मतलब आप ये समझ सकते हैं फेमिनिज्म वो उनकी रूह में है कि वो अपना नेम भी लोअर केस में लिखते हैं, है ना, लिखते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक की। स्टार्टिंग करते हैं, हमें कहाँ से पढ़ना है। हमें पढ़ना यहाँ से है कि इनका डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ, जिनका टाइमलाइन है 1882 1941, जो प्रोटो फेमिनिस्ट फर्स्ट वेव है, हमारी फर्स्ट वेव की हमारी रही है ना। उनकी अगर हम बात करें तो इनका कोर आइडिया तो बस आपको इतना याद रखना है कि वुमेन हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम राइटिंग नॉट बिकॉज दे लैक टैलेंट बट बिकॉज सोसाइटी डिनाइड देम स्पेस, मनी एंड फ्रीडम। ग्रेट राइटिंग रिक्वायर्स एन एंड्रोजाइनस माइंड। ये जो एंड्रोजाइनस माइंड है ये बहुत आता है। तो इन केस आप अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, आपको लग रहा है कि कथा चल रही है, कथा सुन लेंगे, हमको आ जाएगा, तो भाई साहब बहन आपको कॉपी निकालनी है और कॉपी निकाल के मेन पॉइंट लिखता रहना है, क्योंकि आज कुछ ऐसा है कि मैं आपको हाईलाइट कर करके बार बार चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ, तो आपको लिखते जाना है, ठीक है। और मुझे लगता है सेटअप की तो आपको भी आदत हो गई होगी, जैसे मुझे आदत हो गई है हाथ में फ़ोन पकड़ने की, है ना। बट कोई नहीं, लेट इट बी। हमने वर्जीनिया वुल्फ का कोर आइडिया देखा कि उनका कहना था कि जो वुमेन है ना, उनको राइटिंग से इसलिए एक्सक्लूड नहीं किया है क्योंकि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, बट उनको इसलिए एक्सक्लूड कर रखा है क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें डिनाइड देम स्पेस, मनी, फ्रीडम। ना स्पेस दी है, ना मनी दी है, ना फ्रीडम दी है। अब सोचो कोई इंसान 24 घंटे अगर अपने काम में ही लगा रहेगा, घर के झाड़ू चौका बर्तन ये सारी चीज़ों में लगा रहेगा, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी में सेपरेशन ऑपरेशन झेलता रहेगा, तो उसे खुद के लिए टाइम कब मिलेगा कि वो कोई थॉट सोचे, कुछ लिखे, कुछ अपना बात कहे, नहीं ना। तो
वो बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, वुमेन में वो लिख नहीं सकती हैं, बट द थिंग इज़ कि सोसाइटी ने ना तो उन्हें स्पेस दिया है, ना मनी दिया है, ना फ्रीडम दी है। और ग्रेट राइटिंग रिक्वायर्स एंड्रोजिनस माइंड, ये कोर आइडिया आपको याद रखना है वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिनको नहीं मालूम है, बेटा आपने ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ा है क्या, बताइए। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसने पढ़ा है, एक बार जरा कमेंट डाउन कर दो कि होता क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिससे जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाए, उनकी हेल्प हो जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए, है ना। तो ये आपको कमेंट डाउन करना है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि इनका मेजर वर्क जो है अ रूम ऑफ वंस ओन, इसके बारे में आपको याद रखना है। अ रूम ऑफ वंस ओन तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको नहीं भूलना है। अ रूम ऑफ वंस ओन में किया आर्ग्यूमेंट ये है कि उनका कहना है कि एक वुमेन के पास पैसा होना चाहिए और खुद का कमरा होना चाहिए टू राइट फिक्शन। ये वाली लाइन बहुत आती है कि अ वुमेन नीड्स मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन टू राइट फिक्शन। ये इनका की आर्ग्यूमेंट था कि एक वुमेन के पास पैसा होना चाहिए और एक खुद का कमरा होना चाहिए, यानी फ्रीडम होनी चाहिए। कमरा केवल कमरा नहीं है, वो फ्रीडम भी है। दिस इज़ नॉट अ मेटाफर, इट्स लिटरल इकोनॉमिक एंड फिजिकल फ्रीडम। ये मेटाफर केवल मेटाफर नहीं है, ये एक लिटरल इकोनॉमिक और फिजिकल फ्रीडम की डिमांड है कि बिना पैसा और बिना प्राइवेसी इमेजिनेशन कैन नॉट फंक्शन फ्रीली। तो ये तो होना ही होना चाहिए। अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 का वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। वहीं पे वो बात करती हैं ज्यूडिथ शेक्सपियर की, जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर उन्होंने कर दिया कि वुल्फ ने इमेजिन किया कि शेक्सपियर इक्वली गिफ्टेड सिस्टर ज्यूडिथ की। मान लेते हैं कि शेक्सपियर की एक बहन है ज्यूडिथ शेक्सपियर, ठीक है, उसके पास भी इक्वल टैलेंट है, उसके पास भी उतना ही काबिलियत है जैसे कि शेक्सपियर के पास में है। लेकिन वाइल विलियम गॉट एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ज्यूडिथ वाज फोर्स इनटू मैरिज, हर टैलेंट क्रश्ड बाय सोसाइटी। विलियम शेक्सपियर को लिखने दिया गया, सब कुछ दिया गया, बट अगर हम मान लें कि उनकी कोई बहन होगी ज्यूडिथ शेक्सपियर जिसके पास इक्वल टैलेंट है, उसको सोसाइटी नहीं लिखने देगी। सोसाइटी उनके टैलेंट को दबा देगी और उनको फोर्स करेगी मैरिज के लिए। दिस शोज हाउ पेट्रियार्की नॉट बायोलॉजिकली साइलेंस्ड वुमेन राइटर्स थ्रू आउट हिस्ट्री, कि कैसे हिस्ट्री में, कैसे इतिहास में वुमेन को दबाया गया है, नॉट बायोलॉजिकली बट सोशली भी, और कैसे पेट्रियार्की ने इतना ज़्यादा ऑपरेस किया है। अगला एंजल इन द हाउस, अगर मैं कहूँ तो टेकन फ्रॉम अ पोम बाय कोवेंट्री पेटमोर। इसमें द एंजल इज द आइडियल विक्टोरियन वाइफ जो सेल्फलेस है, प्योर है, डिवोटेड है, ऑलवेज पुटिंग अदर्स फर्स्ट, हमेशा दूसरों को आगे रख रही है, हमेशा दूसरों की इज्जत कर रही है, बहुत सेल्फलेस है, प्योर है, सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ में वुमेन वो वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि एवरी वुमेन राइटर मस्ट किल this angel inside herself before she can write honestly. If you don't, she will whisper, be gentle, be kind, flatter, deceive and destroy your writing. वर्जीनिया वुल्फ का कहना था कि एंजल इन द हाउस, आपको वो उतना शांत स्वभाव की, सीधी साधी, काइंड, इतना नहीं रहना है। आप अगर लिखना चाह रहे हो, आप ऑनेस्टली लिखना चाह रहे हो, तो आपको अपने अंदर की एंजल को किल करना पड़ेगा। ये कहाँ से लिया है, इन्होंने लिया है एक पोइम। ये देख रहे हो, ये जो डिटेलिंग है ना, यही डिटेलिंग आपको लोग पेड कोर्स में बेचते हैं, इतने महंगे महंगे, आपको फ्री में मिल रही है। आपको ये फ्री में इस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, समझ रहे हो। जो जितने क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगी उनके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं। और पेपर 1 अगर आपका बिल्कुल ही गायब है, आपने अभी तक पेपर 1 के बारे में सोचा भी नहीं है, तो मैंने एक वीडियो कल डाली थी, 80+ मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल एक रियल स्ट्रेटेजी वहाँ पे शेयर की गई है, हाई ROI टॉपिक्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर की गई हैं, वो जाके देख लो। पेपर 1 संभाल लो, मेक पेपर 1 योर सुपर पावर। अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो ये बात, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो, ठीक है। अगली बात, अगर अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन इन नहीं हुए हो तो ये रहा हमारा QR, इससे ज्वाइन इन हो जाना, क्योंकि यहीं पे आपको सारी PDF, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, तो आपका भला होता रहेगा। अगली बात हम करें, आपको अभी तक ये समझ में आ गया वर्जीनिया वुल्फ की बात से कि ये तो एक डिमांड कर रही हैं कि अ रूम ऑफ वंस ओन, कि एक वुमेन को अगर फिक्शन लिखना है तो उसके पास कमरा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए,
ठीक है, फिजिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए। जुडिथ शेक्सपियर की उन्होंने बात कर दी कि अगर शेक्सपियर की बहन होती, वो इक्वल टैलेंट होता, तो सोसाइटी उसको नहीं लिखने देती, उसको का टैलेंट क्रश कर देती। कैसे? उसको शादी के लिए फोर्स कर करके, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि कैसे पेट्रियार्की ऑप्रेस कर रही है वुमेन्स को। फिर एंजल इन द हाउस, जो हमारी एक पोम्स ली गई है बाय कोवेंट्री पेटमोर, जहाँ पे एंजल जो है वो एक विक्टोरियन वाइफ है जो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस है, प्योर है, डिवोटेड है और सबको आगे रखती है, सबकी बहुत हर चीज़ में सबको बहुत इज्जत दे रही है, वो वाली बातें चल रही हैं। तो वुल्फ ने कहा, वर्जीनिया वुल्फ ने, कि नहीं, अगर किसी वुमेन को ऑनेस्टली लिखना है तो उसको अपने अंदर की वो एंजल मारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं मारती है तो वो अंदर की एंजल हमेशा वो कहेगी कि ऑनेस्टली मत लिखो, बी जेंटल, बी काइंड, फ्लेटर एंड डिसीव, और वो आपकी राइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आपको बोल्ड तो होना पड़ेगा, वो एंजल जो है वो उसको मारना पड़ेगा। एंड्रोजाइनस माइंड, जिनकी बहुत बात की है इन्होंने, इसको ये सारे पॉइंट्स बहुत मेन पॉइंट लिख के लाए हैं हम, बहुत मेन जो आते हैं सिर्फ वही बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर वर्जीनिया वुल्फ के बारे में और जानना है और चीज़ें जानने की इच्छा है तो मैं एक आई टैब पे यहाँ पे वीडियो लगा दूँगी, उससे जान लेना, ठीक है। ऐसे ही हम सबके बारे में सिर्फ मेन चीज़ें बता रहे हैं, हम कोई फालतू चीज़ नहीं बता रहे हैं, इसलिए दिमाग खोल के बैठना, पानी पीते रहना और समझते रहना, है ना, क्योंकि मेरा दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। ओके ना, आपका, मेरा पानी पीने से आपका दिमाग कैसे गर्म नहीं होगा? मैं भी पीती हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ, आप भी पानी पियो, ठीक है, मैं भी पानी पीती हूँ। एंड्रोजाइनस माइंड, अ ट्रूली ग्रेट राइटर हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल क्वालिटीज़ इन देयर माइंड, नीदर टाइम डोमिनेट्स। उनका कहना था कि वुमेन अगर लिखना शुरू कर दें तो ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे मैन एक ऐसे शो कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट वुमेन को, ये नहीं हम कह रहे हैं। वो कह रही हैं कि एंड्रोजेनस माइंड होना चाहिए, कि मतलब एक जो ग्रेट राइटर है, चाहे वुमेन है चाहे मैन है, दोनों के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि दोनों, मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज़ एक राइटर के दिमाग में होनी चाहिए, किसी भी एक को डोमिनेट नहीं कराना है। वुल्फ एग्जाम्पल देती हैं शेक्सपियर का, कॉलरिज का, कीट्स का, स्टर्नी का। व्हेन ओनली द मेन और ओनली द फीमेल ब्रेन वर्क्स, राइटिंग बिकम्स बायस्ड एंड लूजेस पावर। प्योर फेमिनिस्ट राइटिंग एंग्री सेल्फ कॉन्शियस इज ऑल्सो बैड, द माइंड मस्ट बी फ्री एंड होल। उनका क्यों कहना है कि इतना पैसा, एक फिजिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी इमेजिनेशन के साथ फ्रीली फंक्शन कर पाए और सही चीज़ लिख पाए। फिर आता है हमारे पास थ्री गिनियास 1938 का, लिंक्स पेट्रियार्की विद फैसिज्म एंड वॉर, द सेम मैस्कुलिन वैल्यूज दैट डोमिनेट वुमेन एट होम ऑल्सो ड्राइव नेशंस इनटू वॉर। Women should form a society of outsiders, refuse to participate in male institutions that perpetuate power and violence. उनका कहना है कि देखो, जैसे मैस्कुलिन वैल्यू हैं जो डोमिनेट कर रही हैं वुमेन को घर में, है ना, और नेशन को वॉर में, वैसे ही वुमेन को भी एक सोसाइटी ऑफ आउटसाइडर फॉर्म करनी चाहिए, जहाँ पे वो मेल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट ना करें, रदर अपनी खुद की एक पावर को मेंटेन रखें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ने वाले हैं साइमन डी वीवर, जो सेकेंड वेव की हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि इनका जो वर्क है द सेकेंड सेक्स, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन, ये बहुत पूछा जाता है। वुमेन एज अदर इन्होंने क्यों कहा है कि इन फिलॉसफी एवरी सब्जेक्ट डिफाइंस इटसेल्फ अगेंस्ट एन अदर। देखो, फिलॉसफी में यही तो होता है कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप को दूसरे से अलग कैसे बताएगा, बीइंग अ अदर। तो मैन हैज़ मेड हिमसेल्फ द सब्जेक्ट, मैन ने अपने आप को सब्जेक्ट बना लिया और वुमेन को अदर की तरह डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैन हैज़ मेड हिमसेल्फ द सब्जेक्ट, द नॉर्म, द पॉजिटिव, द एब्सोल्यूट, अपने आप को एब्सोल्यूट माना, नॉर्म माना, पॉजिटिव माना सब्जेक्ट जो मैन अपने आप बन गए, और वुमेन को अदर की तरह कर दिया कि शी इज़ इन एसेंशियल सेकेंडरी डिफाइंड ओनली इन रिलेशन टू मैन, नॉट ऑन हर ओन टर्म्स, कि वुमेन की खुद की कोई आइडेंटिटी रखी नहीं, उनको ऐसा अदर बता दिया और खुद को मेन सब्जेक्ट बता दिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैन आर ह्यूमन्स एंड वुमेन आर फीमेल ह्यूमन्स, कि मेन सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन,
मेन कौन है? ह्यूमन है। और वुमेन क्या है? फीमेल ह्यूमंस है, मतलब इनको सबॉर्डिनेट मान रहे हैं, अदर मान रहे हैं। मेन आर द डिफॉल्ट एंड वुमेन आर द डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इनका आया इमिनेंस एंड ट्रांसेंडेंस, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद ही रखनी है, भूलनी नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई फालतू थ्योरी नहीं कराती हूँ, ठीक है। ट्रांसेंडेंस क्या है? रीचिंग बियॉन्ड योर सेल्फ, एक क्रिएटिविटी, एक्शन, फ्रीडम, मार्किंग योर मार्क ऑन द वर्ल्ड कि व्हाट सोसाइटी एनकरेजेस इन मैन। अपने आप से रीचिंग बियॉन्ड योर सेल्फ, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारी फ्रीडम, तो कुछ ऐसा मार्क्स छोड़ जाए, समझ रहे हैं? जैसे व्हाट सोसाइटी एनकरेजेस मैन, डेट इज ट्रांसेंडेंस। बट इमिनेंस क्या है? बीइंग स्टक इन रेपिटेशन। तुम क्या वुमेन क्या कर रही हैं कि खाना ही बना रही हैं, कपड़े ही साफ करती जा रही हैं, चाइल्ड बेयरिंग, मेंटेनिंग व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो पहले से वुमेन को असाइन कर रखा है सोसाइटी में, अगर उसी में उलझी हुई हो, उसी में रिपीटिशन में स्टक हो, डैट इज इमिनेंस। और अगर उसके बियॉन्ड जा रही हो और खुद की क्रिएटिविटी, खुद के एक्शन, खुद की फ्रीडम के साथ कुछ अगर कर रही हो, दैट इज ट्रांसेंडेंस। इन दो शब्द का मतलब पता लग गया, ठीक है। PYQs में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स देख के लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक। साइमन डी वीवर से दिस नॉट नेचुरल और बायोलॉजिकल, इट इज़ अ सोशल ट्रैप। वुमेन आर केपेबल ऑफ ट्रांसेंडेंस बट आर डिनाइड इट बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी। वो बोल रही हैं कि वुमेन हर चीज़ के लिए केपेबल हैं, बट ट्रांसेंडेंस क्या है? रीचिंग बियॉन्ड योर सेल्फ। बट सोसाइटी जो है हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो ऐसा होने नहीं दे रही है। वाई दिस मैटर्स? साइमन डी वीवर्स की मूव क्या करती है? सी सेपरेट सेक्स फ्रॉम जेंडर। सेक्स और जेंडर दोनों को अलग अलग करती हैं। वो उनका कहना है कि सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल है, जहाँ पे एक आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ़र्क आ जाता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल डिफरेंस, दैट इज़ सेक्स। और जेंडर क्या है? जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन कि लोग बना देते हैं कि लड़की है तो पिंक ही पहनेगी, लड़की है तो बाल लंबे ही रखेगी, लड़की है तो खाना ही बनाएगी, है ना। दैट इज़ जेंडर, दैट इज़ जेंडर रोल। बट सेक्स क्या है? सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म, बायोलॉजिकल रोल कि आप कैसे अलग हैं किसी इंसान से, आपका ह्यूमन बॉडी पार्ट अलग है, दैट इज़ बायोलॉजिकल सेंस, जहाँ पे एक आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ सेक्स। और जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जो दुनिया बना देती है। वुमेन इज़ अ रोल इम्पोज्ड ऑन फीमेल बॉडीज़। फीमेल बॉडीज़ पे जो एक देखो, मेल और फीमेल सेक्स है, ठीक है। और मेन और वुमेन क्या है? जेंडर, कि मेन तो यही करेंगे, मेन रोते नहीं हैं, मेन तो कमाएंगे, मेन तो घर चलाएंगे, वुमेन घर संभालेगी, वुमेन बच्चे संभालेगी, दैट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। वुमेन एज अ रोल इम्पोज्ड ऑन फीमेल बॉडीज़। मुझे मालूम है अभी यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जिनके दिल पे लग जा रही होगी कि ऐसे कैसे कह दे रही हैं, तो भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। वुमेन एज अ रोल, और अगर आपके दिल पे लग रही है तो भाई आपकी मेंटलिटी बदली नहीं है। देखो उस समय पे ये लोग लड़ रहे हैं और आप इस समय पे आके ये इन्हीं चीज़ों में मान रहे हैं, बताइए। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वहाँ पे उनका इक्वलिटी, वहाँ पे उनका फेमिनिज्म ये नहीं है कि हमें ऊपर रखो, वो है कि हमें बस एक इक्वल लेवल पे रख लो। जो काम आप कर रहे हो, आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, हमें भी कर लेने दो, है ना। वही बात है, आप अपनी क्रिएटिव साइड यूज़ कर रहे हो, हमें भी हमारी क्रिएटिव साइड यूज़ कर लेने दो, दैट इज़ द फेमिनिज्म। इट्स नॉट लाइक कि हमें हमें बहुत ऊपर रखो, हमें बहुत ऊपर रखो, नहीं। वुमेन इज़ अ सोशल women is a role imposed on female bodies, not an inevitable destiny. This become the foundation for all later feminist and queer theory, जो हमारी queer theory है, और जितने feminist आते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आई, including Butler's performativity. Butler's performativity उस दिन आप याद करो, अभी मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया है, 2 दिन पहले। अब बताइए आपको क्या कहा जाए अगर आपको नहीं पता है।
और अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेयर थ्योरी, और अभी तक जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैम ये क्या चीज़ें हैं, कि दीदी कि हाँ आप मुझे ये बताइए कि हम कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लिटरेरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं, हम कल्चरल थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम लिंग्विस्टिक पढ़ लेते हैं, हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लेते हैं, है ना, कि हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, कि हम फिक्शन पढ़ रहे हैं, हम ड्रामा पढ़ रहे हैं, हम ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं, हम ट्रेजिक कॉमेडी पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर हम इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें आप अगर इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अब क्योर थ्योरी है ना, ये चीज़ें अगर आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ आप गलत नहीं हो, आपका सवाल जायज़ है। आपको फाउंडेशन सीरीज़ की एक लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो पे जाना है, पूरी इंटरकनेक्टिविटी बताइए कि आपको चीज़ें क्यों, किस ऑर्डर में क्यों क्यों पढ़ाई जाती हैं, है ना। लिंग्विस्टिक है या फिर स्टाइलिस्टिक्स है। अभी कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको लगेगा स्टाइलिस्टिक्स सुन के कि ये भी है क्या, क्यों ऐसे हैं क्या। हाँ वो भी है, क्योंकि अभी तक जैसे आपका दिसंबर में लिंग्विस्टिक देख के होश उड़ गए, मैं तो देखो स्टाइलिस्टिक पढ़ाऊँगी, ठीक है, आपको रहना है बस साथ में। केट मिलेट की अगर हम बात करें, ये भी सेकेंड वेव की हैं और ये 1934 टू 2027। इनका कोर क्लेम ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप आर नॉट जस्ट पर्सनल, दे आर पॉलिटिकल। देखो बहुत बड़ा क्लेम है ना, इस बात को समझो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप आर नॉट जस्ट पर्सनल, दे आर पॉलिटिकल, दे रिफ्लेक्ट एंड रेनफोर्स पेट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर, पर्सनल इज पॉलिटिकल। नहीं आया समझ में। आओ, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो इनका वर्क है 1970 में, इनका कहना था, इसमें इनका कहना था कि पेट्रियार्की इन्होंने डिफाइन की थी कि एक ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पे मेन होल्ड पावर ओवर वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। एक पेट्रियार्की क्या है, एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहाँ पे मेन सारी पावर होल्ड कर रहे हैं, वो वुमेन की भी हर एक स्पेयर में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रिलीजन हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, लॉ हो। और ये एक्सीडेंटल नहीं है, और इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल और नेचुरल, इट इज़ अ सिस्टम दैट इज़ एक्टिवली मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस्ड। ये कुछ एक्सीडेंटल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये बल्कि एक सिस्टम बनाया गया है और जो मेंटेन रखा गया है, रिप्रोड्यूस बनाया गया है और मेंटेन रखा गया है। तो इन्होंने पेट्रियार्की क्या डिफाइन की है, जहाँ पे मेन डोमिनेट कर रहे हैं ओवर वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो फैमिली हो, इकोनॉमी हो, रिलीजन हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, लॉ हो। और वहीं से इनका क्लेम रहता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप आर नॉट जस्ट पर्सनल, दे आर पॉलिटिकल। अब ये कैसे है कि उनका कहना था कि देखो लिटरेचर भी है, उसने पेट्रियार्की अलाइव रखी, उसने भी पेट्रियार्की जिंदा रखी। जैसे मिलेट ने D.H. लॉरेंस का जो वर्क है लेडी चैट्रले लवर, या फिर हेनरी मिलर का जो वर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या नॉर्मन मिलर का, उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे showed their famous liberated sexuality is actually just male dominance dressed up as a freedom. The sex scenes confirm male authority, not mutual pleasure. जो भी इनके वर्क्स हैं अभी तक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ने हैं, बस आपको भले ही समरी पता हो, बस पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि उनका कहना है कि जो भी इनके वर्क्स हैं, इन लोगों ने जिस भी तरीके से चीज़ें दिखाई हैं, सेक्स सीन्स दिखाए हैं, वो कहीं ना कहीं मेल अथॉरिटी को दिखा रहे हैं, म्यूचुअल प्लेजर को नहीं दिखा रहे हैं। कि जो भी हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की डिफाइन कर रहे हैं कि वहाँ पे म्यूचुअल प्लेजर नहीं है, वहाँ पे क्या है, मेल अथॉरिटी है, डोमिनेंस है, डोमिनोस नहीं, डोमिनेंस है, पेट्रियार्की है ना, ऐसे है। और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मिलेट पहली फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं जिन्होंने सिस्टमेटिकली रीड किया है लिटरेरी टेक्स्ट को एज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। सेकेंड वेव में हम देख रहे थे ना कि लोग एज अ पॉलिटिकल वे में ज़्यादा बढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट वेव में जैसे देखा, ये देखो, जैसे हमने फर्स्ट वेव में देखा कि वो बात हो रही थी कि राइट्स की बात हो रही थी कि हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात हो रही थी। वहीं सेकंड वेव में वो थोड़ा सा सेक्सुअल पॉलिटिक्स की तरफ चीज़ें मुड़ने लगी थी कि कैसे उन फीमेल की भी अपनी स्पेस होनी चाहिए, अपनी जगह होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें। तो केट मिलेट का जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है वो आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बिफोर हर लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोस्टली
रिपीटेडली इग्नोर्ड जेंडर। इससे पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जेंडर को इग्नोर किया गया एंड शी प्रूव दैट हाउ राइटर डिस्क्राइब सेक्स इन वुमेन इज़ नॉट जस्ट एस्थेटिक, इट्स आइडियोलॉजी। केवल ऐसे दिखाया नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी बना दी है कि वही बातें जो इंसान पढ़ता है वही उसकी आइडियोलॉजी बन जाती है। तो जो भी हिस्ट्री है उसमें भी ऐसे दिखाया गया है वुमेन को कि वो इन लोगों की आइडियोलॉजी बन गई कि वुमेन को तो यही करना है, ऐसा ही होता है टाइप। फिर हमारी होती हैं इलेन शोवाल्टर की बात करते हैं हम, जिनका टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और की वर्क जो है लिटरेचर ऑफ देयर ओन मैप द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश वुमेन फिक्शन फ्रॉम चार्लेट ब्रॉन्टे टू डोरिस लेसिंग। इन्होंने 3 फेज ऑफ वुमेन राइटिंग बताया है, पहला फेमिनाइन फेज, दूसरा फेमिनिस्ट फेज और तीसरा फीमेल फेज। ये तीनों फेज इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। फेमिनाइन फेज क्या है, 1840 से 1880 तक है, जहाँ पे वुमेन इमीडिएट मेल स्टाइल टू बी टेकन सीरियसली। फेमिनाइन फेज वो है, एलियन शोवाल्टर फेमिनाइन फेज में क्या हाईलाइट हो रहा है कि वुमेन इमिटेटेड मेल स्टाइल टू बी टेकन सीरियसली। वुमेन्स को लगा कि हमें अगर मेल की तरह सीरियसली दिखना है या फिर हमको वो एक रोल अपना सीरियस जगह बनानी है तो हमें इमिटेट करना पड़ेगा मेल स्टाइल्स को। तो वुमेन स्टार्टेड इमिटेटिंग मेल स्टाइल्स टू टेकन सीरियसली। मैनी यूज्ड मेल सीडोनिम्स, जैसे मैरी एन इवेंस ने जॉर्ज इलियट का नाम यूज़ किया, चार्लेट ब्रॉन्टे ने करर बेल, और दे इंटरनलाइज्ड मेल वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड राइटिंग। वो लिख रही थी, जैसे आपने जॉर्ज इलियट, आपको लगता है कि लड़का है, नहीं, दैट वो लड़की। उन्होंने पेन नेम जॉर्ज इलियट रख लिया बट उनका असल नाम है मैरी एन इवांस, और वो इसलिए नाम रख लिया जिससे लोग उनकी राइटिंग्स को पढ़ें, है ना, कि और वो उन्होंने मेल वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ गुड राइटिंग मेंटेन करने की कोशिश की। दैट इज़ द फेमिनाइन फेज। फिर आया फेमिनिस्ट फेज, जहाँ पे राइटिंग को प्रोटेस्ट किया गया। वुमेन चैलेंज्ड मेल अथॉरिटी एंड एडवोकेटेड फॉर राइट। सफ्रेगेट एरा है ये, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राइटिंग बिकम्स ओपनली पॉलिटिकल। फिर 1920 से प्रेजेंट तक आपको फीमेल फेस देखने को मिल रहा है, जहाँ आपको मिल रही है सेल्फ डिस्कवरी। वुमेन रिजेक्टेड मेल स्टैंडर्ड्स एंटायरली। अभी तक आपको क्या दिखा कि पहले लोगों ने डर डर के मेल नेम के अंदर मेल नेम रख के अपन लिखना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं उनकी जगह बनने लगे। फिर उसके बाद फेमिनिस्ट फेज़ आया, जहाँ पे वो राइटिंग को प्रोटेस्ट करने लगी और कहीं ना कहीं अपने राइट्स, अपनी मेल अथॉरिटी को चैलेंज करने लगी, अपने राइट्स के लिए एडवोकेट करने लगी। फिर आया फीमेल फेज़, जहाँ पे 1920 टू प्रेजेंट तक की बात हो रही है, जहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी आई। वुमेन मेल स्टैंडर्ड को रिजेक्ट करने लगी एंटायरली एंड बिगन सर्चिंग फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, वॉइस एंड ट्रेडिशन, नॉट डिफाइंड अगेंस्ट मेन बट ऑन देयर ओन टर्म्स। इस बात को याद रखोगे तो ये 3 फेज़ याद रहेंगे मुझे लगता है। इसके बाद गाइनोक्रिटिसिज्म की बात करूँ तो शोवाल्टर्स ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहा है कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग मेल टेक्स्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस, जो अभी मैंने डिस्टिंक्शन बताया था आपको, है ना, वो वाला, कि मेल टेक्स्ट को फेमिनिस्ट लेंस से अगर आप पढ़ रहे हो, दैट इज़ फेमिनिस्ट क्रिटिक। शोवाल्टर प्रपोजेस स्टडिंग वुमेन्स ओन राइटिंग, अपनी खुद की राइटिंग को पढ़ो, खुद के लैंग्वेज, साइकोलॉजी, लिटरेरी हिस्ट्री थीम्स को एज अ ट्रेडिशन इन इटसेल्फ विद इट्स ओन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड। दिस इज़ अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट अ क्रिटिसिज्म ऑफ मेन। कहीं पे भी क्रिटिसिज्म ऑफ मेन नहीं है, बस अपनी जगह बना रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है एंग्लो अमेरिकन गिलबर्ट गुबर एंड गुबर। अगर मैं बात करूँ इनका कीवर्क द मिड वुमेन इन द एटिक, 1979, अ लैंडमार्क, ये भी सेकेंड वेव, अ लैंडमार्क ऑफ 19th सेंचुरी वुमेन राइटर्स, जहाँ पे ऑस्टिन, ब्रॉन्टेज, इलियट, डिकिंसन, इन सब की चीज़ें आपको वर्क देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे इन्होंने बताया है। यहाँ पे भी एंजल का जिक्र है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप वर्सेस एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में इन्होंने क्या बोला है, तो हार्लोड ब्लूम, जो मेल पोइट्स के लिए एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस रखा है कि अ स्ट्रॉन्ग पोइट स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ग्रेट पोइट्स हु केम बिफोर हिम। हार्लोड ब्लूम का हमने ये देखा था, बताओ ये कौन सी लिटरेरी थ्योरी में हमने देखा है कि उन्हें एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस हो रही थी कि लोग जो नए पोइट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे कि हमसे पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छा लिख गए हैं, तो हम
कैसे अच्छा लिख पाएंगे, है ना। द क्वेश्चन इज हाउ डू आई राइट डिफरेंटली फ्रॉम माई प्रेडिसेसर्स। तो ये था हमारा एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस जो हार्लोट ब्लूम के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। ये बताओ मेरे को कौन सा लिटरेरी थ्योरी में मैंने आपको हार्लोट ब्लूम के बारे में पढ़ाया है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट डाउन करो। यही एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका नाम ला पाएगा उस लिस्ट में, समझ रहे हो। अगली बात अगर हम करेंगे वर्ड गुबर, एक तो बात ये है कि मैं अपनी आँखों से परेशान हूँ, तो चीज़ें मैनेज करके भी मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बट कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ओके। आप भी कर सकते हो। सेल्फ अप्रिसिएशन भी बुरी चीज़ नहीं है। हार्लोट ब्लूम का एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस आपको समझ में आ गया। गिलबर्ट ग्रोवर फॉर वुमेन राइटर्स है, जहाँ पे द प्रॉब्लम इज़ मोर फंडामेंटल। वुमेन हैड ऑलमोस्ट नो फीमेल लिटरेरी प्रेडिसेसर्स। यहाँ पे बात ये थी कि इनको तो डर था कि हमारे प्रेडिसेसर्स लिख के चले गए उनसे अच्छा, हम उनसे डिफरेंट हम कैसे लिखेंगे, डेट इज़ एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। बट यहाँ पे था एंग्जाइटी ऑफ ऑथरशिप, कि हमारे से पहले तो किसी ने लिखा ही नहीं है। कैन आई राइट एट ऑल, डू आई हैव द राइट, ये वाली बात आ गई ऑथरशिप की, कि हम क्या लिख भी सकते हैं, हम क्या सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वुमेन राइटर के लिए हैं, ये मेल पोइट्स के लिए हैं। और दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, वुमेन हैड ऑलमोस्ट नो female literary predecessors. The question was not how do I beat my literary mothers, but can I write at all? Do I have the right? The psychological burden as the anxiety of authorship was unique to women. इतनी बात मुझे लगता है आपको याद रहेगी। फिर एंजल वर्सेस मॉन्स्टर इन मेल रिटन इन लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ, तो मेल ऑथर टेंड टू प्रेजेंट वुमेन इन ओनली 2 ways। जो मेल ऑथर्स हैं वो हमेशा वुमेन को मोस्टली 2 तरीके से दिखाए, या तो एंजल जो आइडल वुमेन थी, सबमिसिव, प्योर, सेल्फलेस, नर्चरिंग, एग्ने विकफील्ड एंड डिकेंस, अमेलिया एंड थैकरे, ये हमें देखने को मिली। एक एंजल, एक आइडल वुमेन, वहीं पे एक मेड वुमेन या मॉन्स्टर देखने को मिली जो थ्रेटनिंग वुमेन है, जो रिबेलियस भी है, सेक्सुअल भी है, डेंजरस भी है, रेशनल भी है। वर्था मेंशन इन जेन आयर, लेडी मैकबेथ। तो मेल ऑथर्स ने 2 तरह से वुमेन को दिखाया, एक एंजल, एक मेड वुमेन या फिर मॉन्स्टर, ठीक है। वुमेन हु डू नॉट कन्फर्म टू द एंजल आइडल गेट पनिश्ड और डिस्ट्रॉयड बाय मेल नैरेटिव्स। ऐसे मेल नैरेटिव्स बना देते थे कि चीज़ें ख़त्म। वो तो नैरेटिव की तो ही बात होती है कि किस तरह से आपको कैसे मैनिपुलेट करके कौन सी चीज़ किस नैरेटिव में समझाई जा रही है ना। बर्था मेंशन की अगर मैं बात करूँ, जेम्स डबल इन चार्लोट ब्रॉन्टे जेन आयर, बर्था मेंशन द मिड वुमेन इन द एटिक, जो अभी हम बात कर रहे थे, इज़ एक्चुअली जेन्स रिप्रेस सेल्फ। जेन का जो खुद का रिप्रेस सेल्फ था, कि वो इतनी रिप्रेस हो गई थी कि उसके अंदर वो रेज आ गया था। जेन कैन नॉट ओपनली एक्सप्रेस रेज, पैशन और रिवेलियन इन द विक्टोरियन सोसाइटी। वर्था डज इट फॉर हर। When Jane cannot act, Bertha runs Thornfield Hall, expressing the destruction Jane secretly desire, and Gilbert and Giver call this palimpsest a hidden subversive narrative underneath the proper surface story. अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि आपने अगर अभी तक जेन आयर ये नहीं पढ़ा है ना, चार्ल्ड ब्रॉन्टे का ये वर्क नहीं पढ़ा है, तो आपको पढ़ना है अब मेड वुमेन इन द एटिक, ठीक है। इसको पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड वेव की जहाँ पे ब्लैक फेमिनिस्ट बेल हुक्स, जो हम बात करेंगे। देखो, बेल हुक्स रोट हर नेम इन ऑल लोअर केस deliberately. She wanted attention on her ideas, not her on ego or celebrity. This is a political act. मैं आपसे बोल रही थी ना कि इनका लोअर केस में नाम लिखना ही एक तरह का फेमिनिज्म रहा है, कि उनका कहना था कि मेरे को मेरे आइडियाज़ पे अटेंशन चाहिए है, मेरी खुद की आइडेंटिटी, ईगो, सेलिब्रिटी पे नहीं चाहिए है। कोर क्रिटिक ये है कि बेल हुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कि मेन स्ट्रीम जो सेकंड वेव रही है वो लार्जली वाइट और मिडिल क्लास रही है। उनका कहना था कि जो सेकंड वेव, देखो 3 वेव आई ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उनका कहना था जो सेकंड वेव आई है वो ज़्यादातर वाइट और मिडिल क्लास पे थी, और उन्होंने भी इग्नोर किया है ब्लैक वुमेन को। कोई ना कोई किसी ना किसी को इग्नोर किया है, तभी चेंजेस आए हैं, है ना। एंड इट इग्नोर्ड हाउ ब्लैक वुमेन एक्सपीरियंस्ड अ वेरी डिफरेंट डबली अप्रेसिव रियलिटी, कि आप दिखा रहे हो कि आप वुमेन को सपोर्ट कर रहे हो, बट वहाँ पे ब्लैक वुमेन्स को नहीं कर रहे हो, वाइट या मिडिल क्लास को कर रहे हो, ठीक। तो इनका कोर आइडिया क्या है कि
मेरे आइडिया पे आप अटेंशन दो, मेरे नाम, मेरे ईगो, मेरे सेलिब्रिटी पे नहीं। और इनका फोकस रहा है ब्लैक फेमिनिस्ट की तरह इनको देखा जाता है। व्हेन बेटी फ्रेडन रोट अबाउट द प्रॉब्लम विद नो नेम, एजुकेटेड हाउसवाइफ फीलिंग अनफुलफिल्ड, हुक्स पॉइंटेड आउट this was the problem of white educated middle class women. Black women had always worked, often in those same white house women home. Their problem was not too much domesticity but racism, sexism, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कम्बाइंड। अब बात क्या है कि जो वाइट वुमेन हैं उनके घर में ब्लैक वुमेन काम कर रही हैं, है ना, तो उन्होंने रेसिज्म भी देखा है, सेक्सिज्म भी देखा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी देखा है, और सोसाइटी से पेट्रियार्कल माइंडसेट और आइडियोलॉजी में तो जो ऑपरेशन देखा है वो तो देखा ही देखा है ना। तो ये इंटरसेक्शनैलिटी का एक टर्म आता है जो बेल हुक्स से रिलेटेड है। यू कैन नॉट सेपरेट जेंडर फ्रॉम रेस फ्रॉम क्लास। आप जेंडर को रेस या क्लास से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक ब्लैक वर्किंग क्लास वुमेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन इज नॉट जस्ट वुमेन्स ऑपरेशन प्लस ब्लैक पर्सनस ऑपरेशन एडेड टुगेदर। जो एक वुमेन है, ब्लैक वर्किंग वुमेन है, उसके केवल ऑपरेशन ये नहीं है कि वो वर्किंग है, वो वुमेन वाला ऑपरेशन झेल रही है, उसके साथ ये भी ऑपरेशन झेल रही है कि वो ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक पर्सनस का ऑपरेशन भी है और वुमेन ऑपरेशन भी है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। इट इज़ अ यूनिक इंटरसेक्शन दैट क्रिएट्स इट्स ओन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सिस्टरहुड बिटवीन ऑल वुमेन इज़ अ मिथ। सिस्टरहुड तो अभी भी आप समझ पा रहे हो कितना मिथ है, कितना रियलिटी है ना। सिस्टरहुड बिटवीन ऑल वुमेन इज अ मिथ इफ वाइट वुमेन डू नॉट कन्फ्रंट देयर ओन रेशियल प्रिविलेज। कीवर्ड्स इनका है एंड वुमेन, ब्लैक वुमेन एंड फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। ये दोनों वर्क आपको पढ़ने हैं और यही आपका होमवर्क है। अब हमारे पास आती हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगेन पोस्ट कॉलोनियल हैं। अभी हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी उसमें जाएंगे कल से, तब हम उनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। बट फेमिनिज्म की नज़र से आपको जितनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ की अगर मैं बात करूँ तो वर्जीनिया वुल्फ के केस में हमने देखा कि वो ब्रिटिश लिटरेचर में हमने उनके बारे में पढ़ा था, बट अभी उनका फेमिनिज्म में उनका रोल आया तो हम उनके बारे में फिर से पढ़ लिया, उनके बारे में हम फिर से जान लिए। तो वैसे ही गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के बारे में हम जानते हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं और 1942 बॉर्न है, और इनका की ऐसे है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। सबाल्टर्न का मतलब है जो ऑप्रेस्ड है, जिसको दबाया जा रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड है, और कैन द सबाल्टर्न स्पीक ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का ऐसे है। और यहाँ पे सबाल्टर्न कौन है, केवल वुमेन नहीं है, वो ये टर्म आ रहा है फ्रॉम एंटोनियो ग्रामशी। पीपल एट द बॉटम ऑफ एवरी social hierarchy without power or representation. In Spivak's use, colonized people, especially women in colonized societies, are represented as subaltern. सबाल्टर्न मतलब जिसको दबाया जा रहा है, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है, किसी भी हियरार्की लेवल पे है, वो किसी भी सोशल हियरार्की लेवल पे है ना। बट स्पिवाक का यहाँ पे कोलोनाइज्ड पीपल और स्पेशली वुमेन इन कोलोनाइज सोसाइटी के बारे में बात कर रही हैं। अब जो जैसे कि इन्होंने अपने ऐसे में बोला है कि कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ये इन्होंने क्वेश्चनिंग रखी है, तो इसका आंसर आया है नो। इन्होंने कहा है कि सबाल्टर्न कैन नॉट ट्रूली स्पीक, नॉट बिकॉज दे लिटरली हैव नो वॉइस बट बिकॉज द फ्रेमवर्क ऑफ डिस्कोर्स, Western academic writing, colonial institutions, media are set up in a way that either ignore, absorb और डिस्टॉर्ट द सबाल्टर्न सेल्फ एक्सप्रेशन। वो कह रही हैं कि वो सबाल्टर्न की अपनी कोई आवाज़ नहीं है, वो कुछ चाह के भी खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेमवर्क ऑफ डिस्कोर्स है, जो नैरेटिव्स हैं, जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक एकेडमिक राइटिंग वेस्टर्न एकेडमिक राइटिंग है, मीडिया है, उन सारी चीज़ों ने ऐसे सेटअप कर रखा है कि वो अगर बोलेंगे भी सबाल्टर्न तो उनकी आवाज़ को या तो इग्नोर कर दिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा जिस सबाल्टर्न का सेल्फ एक्सप्रेशन। When the colonized person speaks, the words are filtered, translated and reinterpreted through the colonizer's framework. आ गया समझ में? The colonized woman is most silenced. See,
शी फेसेस 2 लेवल्स ऑफ साइलेंस, एक कॉलोनियल ऑपरेशन और दूसरा पेट्रियार्कल ऑपरेशन विद इन हर ओन सोसाइटी। तो ये 2 लेवल ऑफ साइलेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना। गायत्री चक्रवर्ती इस प्रभाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं पोस्ट कॉलोनियल के लिए, और इनका एक 3 लोगों का ग्रुप होता है। उन ग्रुप को हम, उस ग्रुप का नाम क्या है? जो बच्चे रिपीटर नहीं हैं, जो बच्चे बिगिनर नहीं हैं, वो जरा एक इनके ग्रुप का नाम मेरे को बता दो। तो वो ग्रुप है और उसमें 3 लोग हैं, जिसमें से एक ये हैं। वो तीनों मेंबर के नाम और उस ग्रुप का नाम मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। मैं जानना चाहती हूँ आपकी तैयारी किस लेवल की है। सती का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इस विभाग ने प्रैक्टिस ऑफ सती, जो विडो इमोलेशन है, उसको यूज़ किया है। उसको एक एज अ एग्जाम्पल बताया है कि टू डेमोन्स्ट्रेट डबल साइलेंसिंग। डबल साइलेंसिंग क्या है कि एक तो वुमेन ऑपरेशन अपना झेल ही रही है, कॉलोनियल, है ना। दूसरा पेट्रियार्कल, कि पति मर गया, जब तक पति था पति का ऑपरेशन झेला, पति मर गया तब भी उसके साथ जो सती प्रथा थी वो वाला भी झेलना है, एंड दैट इज डबल साइलेंसिंग। द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज से वी आर सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन। ये आप इस सेंटेंस को समझिए, ये सेंटेंस कितनी बड़ी बात है कि मतलब आप एक बार इसकी गहराई समझिए। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने कहा है कि वी आर सेविंग, इसको यहाँ से देखो, वी आर सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, जो कॉलोनियल रेस्क्यू नैरेटिव बना है। और इंडियन पेट्रियार्की वहीं पे कह रही है कि आर सेक्रेड ट्रेडिशन मस्ट बी प्रिजर्व्ड। मतलब आप ये एक बार वीडियो पॉज करके इन 2 लाइन को ज़रा एक बार महसूस करिए, है ना। आपके लिटरेचर पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप उन चीज़ों को गहराई से महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना। इन नीदर अकाउंट डज द एक्चुअल वुमेन वॉइस डिज़ायर एजेंसी अपेयर। दोनों जगह पे कहीं पे भी वुमेन की आवाज़ नहीं दिख रही है। एक जगह ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम ब्राउन वुमेन को ब्राउन मेन से बचा रहे हैं, और वहीं इंडियन पेट्रियार्की कह रही है कि हमारा जो पवित्र ट्रेडिशन है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। शी इज़ स्पोकन अबाउट बट नॉट heard. Also known for Spivak translation Jacques Derrida of grammatology into English, bridging deconstruction and post-colonial theory. Post-colonial theory और ये जो ग्रामेटोलॉजी वाली बात है ये हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूँ तो हमारे पास कुछ फ्रेंच फेमिनिज्म भी हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका लेक्चर लंबा हो गया तो मैं बता दूँ, आई बिलीव इन 1 शॉट्स। जो 1 शॉट्स ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 5-5 घंटे के दे रही हूँ, है ना। 1.5 आवर इज़ लाइक इनफ फॉर यू, और ये ज़्यादा भी नहीं है। कुछ फ्रेंच फेमिनिज्म है हमारे पास, जिन लाइक साइकस, क्रिस्टेविया, इरिग्रे, जिन्होंने फेमिनिज्म को एक नई डायरेक्शन दी, और इन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट हैव मेन डन टू वुमेन इन लिटरेचर, दे आस्क्ड इज लैंग्वेज इटसेल्फ पेट्रियार्कल। फ्रेंच फेमिनिज्म पढ़ना क्यों ज़रूरी हो जा रहा है? अभी तक हम ये देख रहे थे फेमिनिज्म में, जितनी भी हमने फेमिनिस्ट क्रिटिक्स देखी, तो हमने ये देखा कि कैसे उनका मानना है कि मेन ने हमारे साथ ये किया, मेन ये पेट्रियार्की, ये वो, ऐसा वैसा, ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। बट फ्रेंच फेमिनिज्म ने कहा कि हम, ये बात तो अलग होगी कि मैन ने वुमेन के साथ लिटरेचर में क्या किया है, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया कि क्या दिखाया, बट दे आस्क कि लैंग्वेज भी पेट्रियार्कल है क्या। मतलब सोशली एक ग्राउंड लेवल पे तो पेट्रियार्की है, समझ में आ रहा है, बट जो लिटरेचर है हमारा, जो लैंग्वेज है, वो भी पेट्रियार्कल है क्या। इस बात को इन लोगों का कहना था। अब यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन और फ्रेंच के बीच में एक बार आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंग्लो अमेरिकन जितनी भी थी, शोवॉल्टर हो गई या फिर गिलबर्ट एंड गिवर हो गए, तो इनका फोकस था लिटरेरी ट्रेडिशन पे, वुमेन लिटरेरी ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइटर, रिकवरिंग लॉस्ट वुमेन टेक्स्ट, इनका फोकस इस बात पे था। वहीं पे जो फ्रेंच हैं उनका फोकस है लैंग्वेज पे, कि लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड मेल पावर, दैट इज फेलोसेंट्रिज्म. Philocentrism is a key word you have to remember. Women must disrupt language from within, write differently, write the body, break grammar. आ गया समझ में? अब बात यह है कि अभी भी आप इतनी देर से देख रहे होंगे कि अभी तक हमने कोई ऐसा फालतू बात नहीं किया, हमने लगातार आपको पढ़ाया ही है, और यही तरीका है मेरा कि मेन बात आओ, मेन बात बताओ, मेन बात पढ़ाओ।
क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम आपको बैठ के पहले बातें करें, भूमिका बनाएं, लंबी लंबी बातें समझें। आपको लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और आपको भी इस तरह की चीज़ें पसंद आती होंगी कि पॉइंट टू पॉइंट बातें हमें समझाओ, हमें बताओ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि आप भी लास्ट टाइम वाले ही होंगे मुझे लगता है ना। तो अगर हैं तो फिर यही जगह है आपके लिए, ठहर जाइए यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे वैसा ही कंटेंट मिलना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञाता टाइप, मतलब बहुत डीप डाइव उस तरह से पढ़ना है कि मेरे को एक इंसान के बारे में बिल्कुल उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक चीज़ जाननी है, तो फिर आप सिलेबस, आई एम सॉरी, आप 1 साल भी लगा दीजिए, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वो बात समझना पड़ेगा कि इतना वास्ट सिलेबस, इतनी वास्ट चीज़ें आपको कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ कवर अप करनी है, जो हम आपको करा रहे हैं सब कुछ हर तरीके से, और वो भी 50 दिन में। कैन यू बिलीव कि 50 दिन में हम आपको, 10 दिन में हमने आपका पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर अप कर दिया, जो लोग एक एक महीने में करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने काट छांट की चीज़ें पढ़ाई हैं, आप एक बार PYQ प्रैक्टिस करके देखो, और साथ में हमने PYQs भी दिए हैं, PYQ की प्रैक्टिस करने को भी दी है। आप एक बार, मतलब रिसर्च पेपर 1 में भी अगर मैं बात करूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसी यूनिट है जिसमें भले ही हमने 5 दिन के दिए हैं, बहुत आराम से पढ़ा के, वरना टीचिंग एप्टीट्यूड ICT आप देखोगे 2-2 3-3 दिन बस इनफ, उतना खींचना ही नहीं है फालतू में भाई। जो टाइम हम यहाँ मेन चीज़ें पढ़ के बचा रहे हैं, वो टाइम हम PYQ प्रैक्टिस में लगाएंगे। हम PYQs लगाना सीखेंगे, क्योंकि हमें थ्योरी लिखने को थोड़ी आएगी कि उस कहानी में, उस पन्ने में, उस पेज पे क्या हुआ। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, हमें इस तरह से कॉन्सेप्ट समझना है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख पाएँ, जो PYQ में जो चीज़, जो हमारे क्वेश्चन में चीज़ पूछी जा रही है उसको हम समझ पाएँ, उसका आंसर हम दे पाएँ, है ना। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि गाइनोक्रिटिसिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिक में क्या अंतर है, बताना है आपको, तो ये कॉन्सेप्ट ही तो है, तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही तो काम आएगा कि एक जगह पे वुमेन एज अ रीडर है मेल टेक्स्ट की, और एक जगह पे राइटर है ना। तो इस तरह से पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, ब्लाइंडली मत पढ़ो कि कुछ भी बस पढ़ते जा रहे हैं, गाते सुनते जा रहे हैं कि प्लेटो ने ये कहा। प्लेटो ने जो मेन बात 4-10 पॉइंट कहे हैं वो सुन लो, समझ लो। अब प्लेटो की कथित गाथा ही पढ़ने बैठ गए तो भाई फिर भगवान ही मालिक है ना। अगर मैं बात करूँ द लाफ ऑफ मेडुसा, जो आपका इम्पोर्टेंट है 1975 का, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। हेलेन साइकस, मुझे लगता है कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं कि आप ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हो, तो आई एम वेरी सॉरी, है ना, आई एम वेरी सॉरी, बट मतलब हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। अगर मैं बात करूँ फेमिनाइन राइटिंग की, तो इनका कहना था कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, एक डिस्ट्रक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस है। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसका मतलब ये जो आपको एक्रीच फेमिनाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट राइटिंग डन बाय बायोलॉजिकल वुमेन। ये वो राइटिंग नहीं है जो बायोलॉजिकल वुमेन कर रही है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि बायोलॉजिकल वुमेन बोला है, समझ रहे हो। इन्होंने बोला था, अभी हम पढ़े थे ना कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है ना। बायोलॉजिकल क्या है, सेक्स है कि मेल या फीमेल, ठीक। तो बायोलॉजिकल वुमेन के द्वारा राइटिंग फेमिनाइन राइटिंग नहीं है। इट इज़ अ मोड ऑफ राइटिंग that is fluid, excessive, non-linear, overflowing, restraint to need closure that disrupts the orderly, logical, hierarchical structure of patriarchal masculine language. ये वो उस तरह की मोड ऑफ राइटिंग है जो पेट्रियार्कल लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं तोड़ रही होती है। दिस टाइप ऑफ राइटिंग कैन टेक्निकली बी डन बाय मेन टू। इस टाइप की राइटिंग मेन भी कर सकते हैं। साइकस पॉइंट्स टू जेनेट एज एन एग्जाम्पल कि ये केवल ये नहीं है कि वुमेन जो लिख रही हैं वही फेमिनाइन राइटिंग है, मेन भी कर सकते हैं, बट वो कैसी होनी चाहिए, फ्लूइड, एक्सेसिव, नॉन लीनियर, ओवरफ्लोइंग, रेजिस्टिंग टू नीड क्लोजर, जो कहीं ना कहीं जो पेट्रियार्कल लैंग्वेज है उसको डिस्टर्ब कर रही हो, जो ऑर्डरली है, लॉजिकल है, हायरार्किकल स्ट्रक्चरों पर है, ठीक। ये men भी लिख सकते हैं, बट इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द फीमेल बिकॉज वुमेन बॉडीज एंड एक्सपीरियंसेस हैव ऑलवेज बीन आउटसाइड द रेशनल फैलिक ऑर्डर, ठीक।
वाइट इंक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? वाइट इंक इज़ लाइक मदर्स मिल्क। इस बात को याद रखना। अब आप कहो वाइट मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? नहीं बेटा। अब कुछ बच्चे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सुन के बिल्कुल ऐसे जो सो रहे होंगे ना, उनकी आंखें खुल गई होंगी कि भाई क्या वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कैसे आ गया? कुछ नहीं आया, बस ये आया है यहाँ वाइट इंक को सिग्निफाई किया गया है एज अ मदर्स मिल्क। साइकस यूज दिस मेटाफोर टू डिस्क्राइब फेमिनाइन writing. Just as mother feeds a child with her body, women should feed their writing from their own bodies, desires and experiences. इनका फोकस था write yourself, your body must be heard. This is an act of reclaiming what patriarchy has silenced. जो पेट्रियार्की ने साइलेंस कर दिया। अब वुमेन के अंदर देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वुमेन के अंदर, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशन भी फील करती हैं। वो हर चीज़ को, जो उनके डिज़ायर्स हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो बाहर की दुनिया, जो रेशनल बींग्स हैं, जो मेंस हैं, जो प्रैक्टिकल के पर्दे में रहते हैं, बीइंग प्रैक्टिकल, वो उस तरह से नहीं लिख सकते। तो जैसे कि मदर मिल्क, एक माँ अपने बच्चे को अपने बॉडी से फीड कराती है, वैसे ही वुमेन हैज़ टू यूज़ द वाइट इंक, अपने बॉडीज़, अपने डिज़ायर्स, अपने एक्सपीरियंसेस को, उनको उभार के लिखना है जो पेट्रियार्की ने छुपा दिए हैं। द मेडुसा, वाई शी इज़ लाफिंग, द लाफ ऑफ द मेडुसा की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेडुसा लाफ, यहाँ पे क्यों हंस रही है? इन ग्रीक माइथोलॉजी मेडुसा वॉज अ मॉन्स्ट्रस वुमेन हु गेज टर्न्ड मेन टू स्टोन। मेडुसा कौन है? एक मॉन्स्ट्रस वुमेन है जिसकी एक नज़र ने भी मेन को स्टोन में बदल दिया था। अ फिगर ऑफ फीमेल पावर मेड टेरिफाइंग बाय पेट्रियार्कल कल्चर दैट फियर्ड इट। Psychus reclaim Medusa. She is not a monster, she is laughing. Women's power, sexuality and creativity, which men calls monstrous, is actually joyful. Women should laugh at their own supposed monstrousness and write freely. अगर आपने लाफ ऑफ द मेडुसा नहीं पढ़ा है तो बेटा आप तैयारी तो कर रहे हैं बट तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपको लाफ ऑफ मेडुसा पढ़ना है, ठीक है। जूलिया क्रिस्टेवा की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने सीमियोटिक, सिम्बॉलिक और ऑब्जेक्शन की बात की है। सिम्बॉलिक क्या है? सिम्बॉलिक इज़ द लॉ ऑफ फादर। ये देखो, इनके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा थोड़ा जस्ट दे दिया था, है ना, बट डिटेलिंग में आज लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट for you to know. Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, Power of Horror, इनके डेट भी, मतलब ईयर याद रखना। सिम्बॉलिक क्या है? लॉ ऑफ फादर। लैंग्वेज एज बी नॉर्मली यूज्ड, चाहे वो ग्रामर हुआ, लॉजिक हुआ, लीनियर स्ट्रक्चर हुआ, रेशनल मीनिंग हुआ, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। बट दिस इज पेट्रियार्कल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हर, जो ऑर्गेनाइज्ड है, रूल बाउंड है, सेंटर्ड ऑन द फेलस एज द सिंबल ऑफ अथॉरिटी, फॉलोइंग लैकन्स लिंग्विस्टिक साइकोएनालिसिस। इसीलिए आपको फेमिनिज्म से पहले लिंग्विस्टिक साइकोएनालिसिस, लैकन्स का पूरा एक अलग लेक्चर लिया है मैंने डे 15 में। आप देखोगे तो डे 15 नहीं, डे 16 में है ना। लेकिन साइको एनालिसिस 15 में लिया है, 16 में लेकिन लिया है, पूरा अलग से लिया है, जहाँ पे मैंने आपको फेलस एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी पूरा सारी चीज़ें बताई हैं। तो उनका कहना है कि पेट्रियार्कल लैंग्वेज है जो ऑर्गेनाइज है, रूल बाउंड है और कहीं ना कहीं सेंटर्ड है ऑन द फेलस एज द सिंबल ऑफ अथॉरिटी। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सोशल लिटरेरी डिस्कोर्स इज सिम्बॉलिक। तो ये हो गया लॉ ऑफ फादर। सिम्योटिक क्या है? वो एक प्री लैंग्वेज है जहाँ पे बच्चा लर्न करता है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज को कह रहे हैं वो सिम्बॉलिक कह रहे हैं। उससे पहले जो प्री लैंग्वेज है डैट इज सिम्योटिक, जहाँ पे बच्चा दे एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ रिदम्स, ट्राइम्स, पल्सेशन, साउंड, बॉडीली सेंसेशंस, ऑल कनेक्टेड टू मदर्स बॉडी। क्रिस्टेवा कॉल्स दिस द कोरा from Plato an undefined receptive space. Semiotic is not the structured or rule bound, it is fluid, rhythmic and prelogical। और मुझे लग रहा है इतनी easy language में लिखा है कि मैं अगर आपको ऐसे पढ़ के भी बता रही हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी आप वो हिंदी मीडियम मतलब उस टाइप में तो होंगे नहीं कि आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊँ मैं। डिसअपियर बेटा मतलब गायब हो गया, नहीं ना। मेन बात आपको जिस तरह से समझानी है उस तरह से मैं समझा रही हूँ। बट इन केस यू वांट कि मैं किसी और तरीके से आपको मतलब इफ़ यू वांट एनी चेंजेस इन रिगार्डिंग कि हाउ आई टीच, यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन सजेस्ट। दिस डज नॉट डिसअपियर व्हेन वी लर्न अ लैंग्वेज, इट
erupts in avant-garde poetry, music, and experimental writing. For example, we have the dense rhythms of James Joyce, the fragmentic sentence of Malraux. प्रीलेंगियोस हमारा क्या है, सिमियोटिक. जो बच्चा जब लेंगियोस सीखता है, सिम्बॉलिक लेंगियोस सीखता है, उससे पहले वाला जो वो एक दुनिया में रहता है, वर्ल्ड ऑफ रिदम्स, जहाँ पे उसको जो बॉडीली सेंसेशंस हैं उन्हीं से चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना. जो कुछ साउंड्स हैं उन्हीं से वो चीज़ें समझ ले रहा है. डेट इज़ द सिमियोटिक फेस. एब्जेक्शन क्या है, पावर ऑफ हॉरर 1980 में. एब्जेक्ट इज़ वॉट वी मस्ट एक्सपेल फ्रॉम आवर सेल्फ टू फॉर्म अ क्लीन स्टेबल आइडेंटिटी, लाइक बॉडीली फ्लूइड्स जो हमारे ब्लड है, एक्सक्रीमेंट है, वॉमिट, अ कॉप्स रोटिंग फूड. द एब्जेक्ट इज नाइदर अ सब्जेक्ट इनसाइड नॉर ऑब्जेक्ट आउटसाइड. इट इज़ थ्रेटनिंग बॉर्डर बिटवीन द टू. देखो, हमारे बाहर और हमारे अंदर के बीच में जो एक है, दैट्स द एब्जेक्शन. ये एक थ्रेटनिंग बॉर्डर है हमारे अंदर और बाहर के बीच में, यानी कि मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक आ रहा है हमारा, दैट्स द पावर ऑफ हॉरर में हमें एब्जेक्शन देखने को मिला है. वी फील हॉरर एट द एब्जेक्ट बिकॉज इट रिमाइंड अस दैट सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड, फ्रेजाइल एंड नॉट सेपरेट फ्रॉम द डिस्गस्टिंग आउटसाइड वर्ल्ड एज वी प्रिटेंड. देखो, हम अंदर से क्या फ्रेजाइल हैं, कैसे भी हैं, दैट्स द सब्जेक्ट. और बाहर दुनिया कैसी है, दैट द ऑब्जेक्ट. उसके बीच में जो हम ना पूरी तरह से अंदर रह पा रहे हैं, ना पूरी तरह से बाहर रह पा रहे हैं बाहर की तरफ से, दैट वो जो पावर ऑफ हॉरर आ रहा है, दैट्स द एब्जेक्शन. हॉरर लिटरेचर एंड गॉथिक लिटरेचर आर फुल ऑफ एब्जेक्ट. फीमेल बॉडी जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है, बर्थ होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, इज फ्रिक्वेंटली एब्जेक्टेड इन द पेट्रियार्कल कल्चर. ठीक है, आ गया. अब हम बात कर रहे हैं जूडिथ बटलर. जूडिथ शेक्सपियर नहीं है, जूडिथ बटलर हैं. जेंडर ट्रबल जिनका वर्क है, अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका कोर क्लेम है कि देयर इज़ नो जेंडर आइडेंटिटी बिहाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर. एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर के पीछे कोई भी जेंडर आइडेंटिटी नहीं होती है. दैट आइडेंटिटी इज परफॉर्मेटिवली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेरी एक्सप्रेशंस दैट आर सेट टू बी इट्स रिजल्ट्स. परफॉर्मेटिविटी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है. परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस है यू कॉन्शियसली चूज अ रोल लाइक एन एक्टर. मतलब आपसे कह दिया कि आपको इनका रोल करना है, आपसे कह दिया कि आप जोकर का रोल करिए, दैट इज़ द परफॉर्मेंस. आपसे कह दिया कि आप एक पॉलीथीन का रोल करिए और आप कह रहे हो कि देखिए मैं हूँ पॉलीथीन, मैं सालों तक मिट्टी में दब के भी नहीं मर पाती हूँ, मैं वैसी ही रहती हूँ. दैट्स द परफॉर्मेंस. यू कुड टेक इट ऑफ लेटर आफ्टर द शो. आप उसको शो के बाद आप इंसान बन सकते हैं ना, आपने बस वो उतने टाइम के लिए रोल एक्ट किया है ना. अब रणवीर सिंह अभी तक हमजा थोड़ी है, समझ रहे हो. तो दैट इज़ परफॉर्मेंस. बट परफॉर्मेटिविटी क्या है, यू डोंट चूज़ है. जो आप चूज़ नहीं करते हो वो एक ऐसा कंपेल्ड रिपीटिशन हो जाता है ऑफ एक्ट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेम. एक रेगुलेटरी फ्रेम में आप कोई चीज़ इतना बार कर लेते हो कि वो आपकी परफॉर्मेटिविटी बन जाती है. जेंडर इज़ नॉट अ मास्क यू वियर. इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू रिपीटेड एक्ट्स ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रेसिंग, जेस्चरिंग दैट सोसाइटी फोर्सेस यू टू रिपीट फ्रॉम बर्थ. If you think you are your gender, but actually the repetition creates the gender and the illusion that there was always a real gender underneath. अब आपको बताया गया है कि लड़कियां ज़्यादा हंसती नहीं हैं, ज़्यादा लड़कियां खिलखिलाती नहीं हैं, तो वो आपका एक रिपीटेटिवली रोल बन गया है. लड़कियां कुर्ती ही पहनती हैं, लड़कियां हील से ही पहनते, मतलब काइंड ऑफ थिंग ना, कि लड़कियां ही बर्तन धोएंगी. तो वो ऐसे रिपीटेड एक्ट्स हैं जो आप करते जा रहे हो और वो एक इल्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं कि हाँ ये काम इन्हीं का है. दैट क्रिएट्स इन द जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्ट. बट हमेशा एक रियल जेंडर अंडरनीथ रहता है. दैट इज़ द परफॉर्मेटिविटी जो आपको याद रखनी है. परफॉर्मेंस और परफॉर्मेटिविटी ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको सुनने में लग सकते हैं कि बस दो ही तो शब्द है, बस इनका मतलब बहुत गहरा है. वहीं पर बात आती है हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स की, जहाँ पे कल्चरल ग्रिड दैट फोर्सेस 3 थिंग्स टू बी कोहेरेंट. बॉडी, जेंडर, डिज़ायर. मतलब मेल बॉडी मस्ट मैस्कुलिन जेंडर, डिज़ायर फॉर वुमेन. हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स क्या है कि जो आप मेल बॉडी है वो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करते हुए डिज़ायर करेगी वुमेन की. एनी डेविएशन इज सीन एज अननेचुरल, सिक और रॉन्ग. और कुछ भी अगर डेविएशन हो जाता है, मतलब मेल बॉडी जो है वो मैस्कुलिन जेंडर बनी,
समझ पा रहे हो अंतर? अंतर समझ पा रहे हो? ये क्या है? सेक्स। मेल बॉडी, मेल बॉडी मैस्कुलिन जेंडर बनी सोशली कंस्ट्रक्ट होते हुए। अब मैस्कुलिन जेंडर बनी, मैस्कुलिन जेंडर बनने से क्या हुआ? उन्हें डिज़ायर होगी वुमेन की। अगर इससे कोई डिविएशन आ जाता है कि इन्हें डिज़ायर हो गई मैन की, तो वो अननेचुरल, सिक और रॉन्ग माना जाता है। बटलर एक्सपोजेस दिस मैट्रिक्स एज कंस्ट्रक्टेड एंड आर्बिट्ररी, नॉट नेचुरल। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ड्रैग एज रेवलेशन आया। ड्रैग क्या है? अ मैन परफॉर्मिंग फेमिनिटी और अ वुमेन परफॉर्मिंग मैस्कुलिनिटी। टॉम बॉय बन के भी लड़कियां रहती हैं, और कुछ लड़के फेमिनिटी को भी इम्ब्रेस करते हैं, है ना। वो डांस को इम्ब्रेस करते हैं। आप देखो नाट्य शास्त्र में, है ना, नटराजन। तो बात क्या है कि आप किसी चीज़ को जेंडर में ऐसा बना दे रहे हो कि ये काम इनका ही है, ये काम इनका ही है। बट ड्रैग क्या है? ड्रैग है कि एक मैन जो फेमिनिटी को परफॉर्म कर रहा है और एक वुमेन जो मैस्कुलिनिटी को परफॉर्म कर रही है, दैट इज ड्रैग। डज नॉट मॉक जेंडर, इट रिवील्स दैट ऑल जेंडर इज अ ड्रैग। There is no original femininity that drag imitates. The original is itself just another copy. When you see drag, you see gender's constructedness laid bare. ठीक, तो ड्रैग को एज अ रेवलेशन माना गया, जो इम्पॉर्टेंट है। सेक्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। अभी तक हम देख रहे थे कि जेंडर कंस्ट्रक्टेड है सोशली, वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि सेक्स भी कंस्ट्रक्टेड है, इवन बायोलॉजिकल सेक्स। Butler argues it is not a pre-discursive natural fact. It is shaped by how we talk about and categorize body. There is no natural body that gender then interprets. The body is already interpreted, already gendered by discourse even before we encounter it. मतलब बायोलॉजिकली भी हमने सेक्स को ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ये है तो यही है, ये है तो यही है, और इससे अलग हुआ तो आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज अननेचुरल। समझ रहे हो? यहीं से आपको क्वेयर थ्योरी में भी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आपको एक मास्टर टेबल हमेशा की तरह देना चाहते हैं, जिससे आपको याद रहें सारी चीज़ें कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो सारी क्रिटिक्स हम एक में दे रहे हैं। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो और बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आप देखो वर्जीनिया वुल्फ का कीवर्ड क्या है? रूम ऑफ वंस ओन। और जितने भी ये कीवर्ड होते हैं ना, इनको आपको पढ़ना है, भले ही समरी पढ़ो बट इनको आपको पढ़ना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी JRF लेवल की। समझ रहे हो? अगर JRF लेवल की तैयारी करनी है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। भीड़ तो सब कुछ बराबर चीज़ें कर ही रही है ना। वर्जीनिया वुल्फ, तभी मैं 240 बच्चों की लिस्ट बनाना चाह रही हूँ जो असल में सीरियस हैं। समझ रहे हो? क्योंकि वही बात है, इंसान को पनीर खाने की आदत नहीं है और हम उसको पनीर ही परोसे जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है ना। अब जिसको ये बात समझ आ गई होगी उसको समझ आ गई होगी क्योंकि समझने वाले सब समझ लेते हैं, समझदार होते हैं। वर्जीनिया वुल्फ की अगर मैं बात करूँ, रूम ऑफ वंस ओन, तो इनका ये कीवर्ड आपको पढ़ना है। और देखो, हम आपको बस गाइड कर सकते हैं, हम आपको बस बता सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे काम हो जाएगा। करना आपको ये है। अब मैं आपको ये टेबल इतना सब एक चीज़ में सजा के दे सकती हूँ, याद आप ही को करना है ना। अगर आप नहीं याद करोगे कि वर्जीनिया वुल्फ रूम ऑफ वंस ओन उनका वर्क है, 1929 का वर्क है ना, तो आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं है। आई एम हेयर टू गाइड यू। वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन, जहाँ पे एंजल एंड हाउस, उन्होंने कहा था कि अब देखो रिवाइज कैसे करना है, मैं एक बार में बता दे रही हूँ रिवाइज कैसे करना है इस टेबल के साथ। वर्जीनिया वुल्फ आपने देखा, इनका कीवर्ड रूम ऑफ वंस ओन देखा, उसके साथ कोर कॉन्सेप्ट आपने देखा एंजल हाउस। एंजल एंड हाउस से आपके दिमाग में क्या आया कि इनका कहना था कि जो एक सेल्फलेस प्योर जो देवी है एक इंसान, एक लड़की के अंदर, उसको मारना पड़ेगा अगर उसे ऑनेस्टली लिखना है। एंड्रोजाइनस माइंड क्या था कि आपको ना बहुत ज़्यादा मेल ना बहुत ज़्यादा फीमेल डोमिनेट नहीं करना है, दोनों की थिंकिंग को मिक्स करके लिखना है। ज्यूडिथ शेक्सपियर क्या है कि एक अगर शेक्सपियर की बहन होती, उसके पास इक्वल टैलेंट होता, फिर भी उसको सोशली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसको शादी के लिए फोर्स कर दिया जाता और उसको फ्रीली नहीं लिखा जाना देता। दैट्स हाउ यू हैव टू रिवाइज ईच वन ऑफ द क्रिटिक। ये कहा की है प्रोटो फर्स्ट वेव की है, ठीक।
साइमन डी वेवर सेकंड सेक्स, जहाँ पे वुमेन एज अदर बताए गई हैं, इमिनेंस एंड ट्रांसेंडेंस, पेट्रियार्की, पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे करके आपको सारा रिवाइज करना है। फेमेनाइन, फेमिनिस्ट, फीमेल, ये 3 फेजेस में क्या क्या अंतर हुए, कहाँ पे क्या क्या बात हुई। यहाँ फेमेनाइन में क्या था, वो मेल नेम के अंदर लिख रही थी। फेमिनिस्ट में क्या हुआ, वो अपनी बात उठाने लग गई। फीमेल में क्या हुआ, बताओ जल्दी बताओ, ऐसे करके रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। एंजल मॉन्स्टर, पेलिम्पेस्ट का मतलब, सिस्ट का मतलब क्या बताया था, जल्दी बताओ। ये सारे इस तरह से आपको रिवाइज करने हैं। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। अगर मैं आपसे बात करूं हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स ड्रैग, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। बेल हुक्स, लोअर केस, इंटरसेक्शनैलिटी, इन जहाँ पे उनका कहना था कि ब्लैक फेमिनिज्म भी उन्होंने उभारा। गायत्री स्पिवाक का डबल मार्जिनलाइजेशन, सती प्रथा, और सबाल्टर्न वुमेन, इन सब के बारे में आपको जानना था। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। यही सारी चीज़ें आपको फेमिनिज्म में जाननी ज़रूरी थी। हाई यील्ड पेयर्स टू मेमोराइज, जो आपको याद रखना है कि साइमन डी वेवर्स में बिकम्स, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद ही रखना है कि बिकम्स बनते हैं, होते नहीं हैं। वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। तो ये साइमन डी वेवर, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सा किसका है ना। ऐसे मैच द कॉलम में पूछ लेंगे, असर्शन रीजन में पूछ लेंगे, या डायरेक्टली भी पूछ लेंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है। शोवॉल्टर, गाइनोक्रेटिज्म, साइकस, वाइट क्या है, मदर्स मिल्क, फीमेल राइटिंग, फेमिनाइन राइटिंग, ग्रस्टेवा का एब्जेक्शंस, स्पिवाक का सबाल्टर्न, ऐसे करके याद रखना है। अब आपके लिए हम आपको देने वाले हैं कुछ PYQs, जिनको आपको आंसर देना है। इनका आंसर आपके लिए देना है। अब जैसे मैं कहूँ, हु कॉइन्ड द टर्म गाइनोक्रेटिसिज्म, अब इस चीज़ को मैंने आपको बहुत देर पहले बताया है, क्या बताओ। ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह सजा के आपको क्यों दी हैं। यहाँ आपको गाइनोक्रेटिसिज्म क्यों तुरंत साफ साफ दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है। तो बस ऐसे ही करके आपको आंसर करना है। और आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ये क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म गाइनोक्रेटिसिज्म, तो आप जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, इलेन शोवॉल्टर, तो ये आपको पता लग गया कि हाँ, शोवॉल्टर इंट्रोड्यूस गाइनोक्रेटिसिज्म इन अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, फोकस ऑन वुमेन एज अ राइटर नॉट रीडर ऑफ मेल टेक्स्ट। तो पहला मैंने बता दिया, आगे के आंसर्स आपको बताने हैं, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। क्या करना है, कमेंट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट डाउन करने हैं। और यकीन मानिए, अगर आप रोज़ के रोज़ दिए हुए क्वेश्चंस करते जा रहे हैं ना, अभी जब PYQ सीरीज़ आई है, जब हम पिछले 10 साल के PYQs आपको कराएंगे, साथ साथ बार बार रिवाइज़ कराएंगे, तब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आप समझिए कि ये आपके लिए गोल्डन चीज़ें मिल रही हैं कि आपको रोज़ जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको 8-10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे। जूलिया क्रिस्टेवा का सीमियोटिक रिफर्स टू, अब आधे बच्चे यहीं पे ढेर हो जाएंगे, उनको लगेगा अभी तक हमने पढ़ाई किया है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो बेटा पता नहीं आपने अभी तक क्या पढ़ा है, भले ही इस लेक्चर को दोबारा पढ़ लो। आपको बुरा लग सकता है कि बताइए हमें ऐसे ऐसे लताड़ देती हैं, डांट देती हैं, तो बेटा जब मैं पढ़ा रही हूँ तो डांटने का हक है, बनता है मेरा, ठीक है। और इतना भी नहीं डांट दिया कि आप रोने लगो। बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गया। बेल हुक्स मेन क्रिटिक ऑफ मेन स्ट्रीम सेकेंड फेमिनिज्म वॉज, बताओ। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक नज़रिया देना चाहती थी मैं कि आपको पता लग जाए किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखना है। और आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इनके आंसर्स आपको वीडियो पॉज कर करके आंसर्स कमेंट डाउन करते जाना है, और ज़रूर से ज़रूर करना है। एक बार हम आपको क्विक रिवीजन दे देते हैं कि PYQ के कुछ ट्रैप्स हैं जो आपको लग सकता है कि गाइनोक्रेटिसिज्म राइटिंग होती है, ये आपको याद रखना है, रीडिंग नहीं होती है ना। परफॉर्मेटिविटी बटलर की परफॉर्मेंस नहीं होती, परफॉर्मेंस के बराबर नहीं होती, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ट्रैप्स। और पेपर 1 में भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा था तो मैं आपको बता दूं, पेपर 1 में भी हमने ये सारे जितने भी हायर एजुकेशन में की चीज़ें ये सारी हमने कवर अप की हैं और आपको सारी बातें बताई हैं। वहीं अगर हम फेमिनिस्ट के क्रिटिक्स की बात करें तो हमने सारे ये सारे देखे ना। बस ऐसे ही करके आपको रिवाइज़ करते रहना है, समझते रहना है, और पेपर 1 की भी तैयारी साथ साथ करते रहना है, क्योंकि पेपर 1 इज़ योर सुपर पावर।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी नहीं समझ में आया हो वो कमेंट डाउन कर देना। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। मैं अगले लेक्चर में इंटीग्रेट कर दूँगी चीज़ें और आपको समझा दूँगी। और आपको बस एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। रोज़ क्लासेस हो रही हैं। अभी आपका अगर बैकलॉग क्लियर नहीं है तो आप बैकलॉग क्लियर करते रहिए, चीज़ें करते रहिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि अप्रैल बहुत जल्दी से भाग रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा। और मई में है आपके पास, जून में आपका एग्ज़ाम है। तो बी कंसिस्टेंट विद द थिंग। और टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है कि आप मान लीजिए किसी टाइम पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आज का लेक्चर कब आएगा। थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं टाइमली। बट आई होप कि आप तब तक सब्र के साथ चीज़ें कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। बैकलॉग क्लियर कर लीजिए, तब तक फाउंडेशन सीरीज़ है, मास्टर सीरीज़ है, पेपर 1 पेपर 2 की, और लेक्चर आपको ज़रूर मिलेगा। बस मैं आपको अभी टाइम की गारंटी नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिक्कतों के चलते हुए। और जैसे ही कुछ दिक्कतें सब लचने लगेंगी, आई विल गारंटी विद द टाइम। और कुछ लोगों का कहना है कि मैम लाइव ले लीजिए, तो लाइव क्लास भी लेने की इच्छा है मेरी कि जब तक हम अगली साइकिल पे जाएं तब तक हमारे पास इतना वो जो एक सब्सक्राइबर काउंट हमें चाहिए मिनिमम, वो हमारा पूरा हो जाए, जिससे हम PYQs लाइव करेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी विद दिस थिंग, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जितनी चीज़ें हैं मैं आपको फटाफट संभाल के कराती रहती हूँ, है ना। तो चाहे वो सब्सक्राइबर काउंट हो, चाहे वो चैनल ग्रोथ हो, कुछ भी हो, तो वो सब तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। आई होप आज की चीज़ें समझ आई होंगी, दिमाग में घुसी होंगी। समझ जो नहीं आया साफ साफ पूछो, बट जो मैंने पूछा है उसके आंसर ज़रूर दो। शर्माना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प यू। और आपने देखा होगा कि हमने एग्ज़ाम टाइम के लास्ट में भी चीज़ें कैसे शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में हमने सारी चीज़ें कवर अप की हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ रहे होंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं। और फेमिनिज्म अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि फेमिनिज्म नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम फेमिनिस्ट क्रिटिक ही पढ़ेंगे, हमें आता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू लर्न न्यू। हो सकता है फेमिनिज्म में जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हों उसमें से कुछ नया मैंने बता रखा हो, तो जाके चेकआउट कर लेना डे 17 और फेमिनिज्म भी पढ़ लेना। आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और मिलते हैं एक नई क्लास में, नए अंदाज के साथ, नए ख्वाब के साथ। बी कंसिस्टेंट विद द सीरीज। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और कोई भी बात हो ना, कोई भी कुछ हो, बस कमेंट डाउन करके मेरे को बता दो। आई एम हेयर टू लिसन यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।